यस सर। ठीक। अंकित, एनी आइडिया लास्ट बार तुम लोग क्या पढ़ाई कर रहे थे? कौन सा टॉपिक था? हेलो सर। हाँ, बोलो। सर आवाज नहीं सुनाई दिया था एक टाइम। हमारे लास्ट क्लास में लोग क्या पढ़ाई कर रहे थे? कुछ टॉपिक याद है? सर, स्ट्रिंग का कुछ पढ़ा रहे थे। स्ट्रिंग अरे। ओके। ठीक है, हम स्क्रीन विजिबल किए हैं, कोड विंडो। ठीक है। 1 मिनट में स्टार्ट कर रहे हैं।
ओके, सो विल स्टार्ट टुडेज क्लास। प्रीवियस क्लास में हम लोग कॉन्सेप्ट देख रहे थे अबाउट द कंडीशनल स्टेटमेंट के इफ एल्स वो सारा कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, ठीक है ना। तो आज हम लोग उसी का एक एक्सटेंशन देखेंगे अबाउट अंडरस्टैंडिंग द स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, जल्दी से इसको कवर अप करेंगे। स्विच स्टेटमेंट इन जावा। ठीक है ना, स्विच स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? बेसिकली स्विच स्टेटमेंट्स आर आल्सो नोन एज मेन्यू ड्रिवन प्रोग्रामिंग। ठीक है ना, मेन्यू ड्रिवन प्रोग्रामिंग। अभी मेन्यू ड्रिवन प्रोग्रामिंग क्या है? तो हम लोग कभी किसी लेट्स से कस्टमर केयर को कॉल करते हैं तो उसमें पहले एक ऑटोमेटेड सिस्टम पे बात होती है जहाँ पे बोला जाता है हिंदी में जारी रखने के लिए एक दबाएं, टू कंटिन्यू इन इंग्लिश प्रेस 2 एंड सो ऑन। सो यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद सम ऑप्शंस और उस ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन हम लोग सेलेक्ट करते हैं अपने अंडरस्टैंडेबिलिटी के हिसाब से, अपने जरूरत के हिसाब से। और वो ऑप्शन को जब हम सेलेक्ट करते हैं तो आइदर एक नया ऑप्शन का सेट फिर से खुल जाता है या फिर जो ऑप्शन पे जो भी प्रिस्क्राइब्ड आउटपुट उसमें मेंशन किया होगा वो वहां पे डिस्प्ले या प्रिंट या रीड आउट हो जाता है। ठीक है, ये सिंपल सा बात है। जैसे हम लोग लेट्स से अगर जियो के कस्टमर केयर को कॉल किए तो उसने बोला है लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए, हिंदी के लिए 1, इंग्लिश के लिए 2 एंड रीजनल लैंग्वेज के लिए 3, 4, 5 ऐसे कुछ होगा। लेट्स आई सेलेक्ट 1 फॉर हिंदी। फिर उसके बाद पूछा जाता है नेक्स्ट ऑप्शन में क्या आता है, बैलेंस इंक्वायरी के लिए 1 दबाएं, रिचार्ज करने के लिए 2 दबाएं, ऑफर जानने के लिए 3 दबाएं, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात करने के लिए 0 दबाएं। सो दे आर गिविंग अस सम ऑप्शन। उन ऑप्शंस में से हमको कोई स्पेसिफिक एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर हम करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, करेक्ट इन द सेंस क्या, जो मैच कर रहा हो, करेक्ट इनकरेक्ट करेक्ट यहाँ पे तो कुछ नहीं है, मैच जो करना चाहिए। तो अगर मेरे पास 4 ऑप्शन था 1, 2, 3 एंड 0, तो ये करेक्ट ऑप्शन या मैचिंग ऑप्शन है। अगर हम 1, 2, 3 या 0 में से कोई एक बटन सेलेक्ट करते हैं तो मैच होकर के उसके अंदर का जो प्रोसेस है वो होगा। अगर हम कोई ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट कर ले रहे हैं जो मैच नहीं हो रहा है, मतलब 1, 2, 3 एंड 0 के बियॉन्ड, जैसे हम 5 सेलेक्ट कर रहे होंगे या हम 7 सेलेक्ट कर रहे होंगे या 8 सेलेक्ट कर रहे हैं, जो कि ऑप्शंस पे प्रिस्क्राइब था ही नहीं। अब ये जानबूझ करके हो गया या जाने अनजाने भूल से हो गया, टाइपिंग एरर। ठीक है, तो वो अलग बात है। इंटेंशनली या अनइंटेंशनली जैसे भी हुआ हो, आपने अगर एक गलत इनपुट सेलेक्ट कर दिया जो कि मैच नहीं कर रहा है तो उसके रिगार्डिंग भी एक मैसेज आता है कि यू हैव सिलेक्टेड इनकरेक्ट इनपुट। ठीक है, नाउ आइदर दैट सेम थिंग कैन बी रिपीटेड अगेन, या फिर वहां से प्रोग्राम जो है क्लोज हो सकता है, आपको फिर से रिपीट करना पड़ेगा, रीस्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 3 टर्मिनोलॉजीज को देखते हैं। एक है स्विच, ठीक है, दूसरा है केसेस या केस वैल्यू, और तीसरा इसके साथ एसोसिएटेड दैट इज ब्रेक। ठीक है, ये 3 साथ साथ चलेंगे, स्विच, केस और ब्रेक। स्विच एक बार यूज होता है, केस वैल्यूज उसके अंदर होते हैं, मल्टीपल केस वैल्यूज हो सकते हैं, और हर केस के साथ एक ब्रेक एसोसिएट कर दिया जाता है। अगर इसका हम सिंटैक्स सिंपली लिख दें, ठीक है, ये देखने में कैसा दिखता है तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। स्विच एक एक्सप्रेशन या एक वैल्यू हो सकता है जिसको हम लोग मैच कराएंगे अपने केस वैल्यू के साथ। ठीक है ना, तो यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा और अगेन इसके अंदर लेट्स से केस वैल्यू 1, केस वैल्यू 1 के अंदर उसके कुछ स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, मतलब उसका बॉडी पार्ट मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, एंड दैट इज फॉलोड बाय अ ब्रेक। ओके, तो ये एक केस खत्म हुआ। इस तरह से हमारे पास हम लोग मल्टीपल केस वैल्यूज बना सकते हैं, हम सिंपली कॉपी पेस्ट कर दे रहे हैं। ठीक ठीक है, केस वैल्यू 2 कर दो, ब्रेक, देन अगेन। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं,
मल्टीपल केसेस बनाते हैं, केस वैल्यूज, सॉरी 3, ठीक है। तो देयर कैन बी n नंबर ऑफ केसेस, एक स्विच के अंदर n नंबर ऑफ केसेस हो सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। हर एक का अपना अपना बॉडी होगा और हर एक बॉडी जो केस कराएगा वो टर्मिनेट होगा वाया ब्रेक स्टेटमेंट। और जब सारे केसेस जब हमने सेलेक्ट कर लिए या बना लिए तो लास्ट में एक क्या आता है, डिफॉल्ट आता है, ठीक है। एंड डिफॉल्ट इज द लास्ट पार्ट जिसके अंदर एक स्टेटमेंट रहेगा एंड दैट इज टर्मिनेटेड बाय इटसेल्फ, इसमें कोई ब्रेक लगाने का जरूरत नहीं बिकॉज वो अपने आप में सबसे लास्ट पार्ट रहता है हमारे स्विच एक्सप्रेशन का। दिस इज द एंटायर बॉडी और स्ट्रक्चर हाउ अ स्विच एक्सप्रेशन शुड लुक लाइक, ठीक है ना। एक स्विच एक्सप्रेशन एक ही बार आता है, एक स्विच एक्सप्रेशन के अंदर सेवरल केस वैल्यूज हो सकते हैं और हर एक केस वैल्यू जो है अपने आप में टर्मिनेट कैसे होता है, विद अ ब्रेक स्टेटमेंट। दिस इज हाउ दीज थ्री कीवर्ड्स आर एसोसिएटेड विद ईच अदर। अब इसमें क्वेश्चन कैसा बनता है, किस टाइप का क्वेश्चन रहता है। यूजुअली जो प्रोग्राम्स हम लोग को दिया रहता है जहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, 2-3 टास्क है, उनको आप यूजर के सामने प्रेजेंट करो कि यूजर सेलेक्ट करे इनमें से कौन सा टास्क वो करना या करवाना चाहता है, ठीक है ना, ऐसा। तो उसमें मेंशन होगा कि क्या क्या काम है या क्या क्या ऑप्शंस है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल या सबसे छोटा बेसिक एग्जांपल जो हो सकता है कि हम लोग यूजर को बता रहे हैं कि आप एक ऑप्शन सेलेक्ट करो 1 से 7 तक में कुछ भी, और आप जो ऑप्शन सेलेक्ट करोगे उसके हिसाब से एक पर्टिकुलर डे ऑफ द वीक दिखाई देगा। मतलब हम लोग क्या बोल रहे हैं, 1 प्रेस करते हो तो संडे दिखाई देगा, 2 प्रेस करते हो तो मंडे, 3 प्रेस करते हो तो ट्यूसडे एंड सो ऑन, 7 तक पहुंचे तो सैटरडे में आकर के रुकता है। तो 1 से 7 तक आर द फिजिबल ऑप्शंस अवेलेबल। आप 1 से 7 तक में कोई भी एक बटन दबाते हो तो आपको एक स्पेसिफिक डे दिखाई देता है, संडे मंडे ट्यूसडे ऐसे करके। 7 दिन है हमारे कैलेंडर में तो 7 के हिसाब से वो दिखाई देता है। व्हाट इफ यूजर बाय मिस्टेक या डिलिबरेटली, फोर्सफुली, जाने अनजाने जैसे भी हो, 1 से 7 में से कोई बटन नहीं प्रेस करके 1 से 7 में से कोई बटन नहीं प्रेस करके वो 8 9 0 # ऐसा कोई बटन प्रेस कर देता है जो कि मेन्यू में बोला नहीं गया था। तो वैसा कोई की प्रेस कर देने से क्या होता है हमारे साथ कि एक ऑप्शन जो है वो डिफॉल्ट में लेकर के आता है और वो बताता है कि आपने इनकरेक्ट इनपुट डाल दिया है, और उसके बाद हम लोग प्रोग्राम को टर्मिनेट कराते हैं। इट्स नॉट ऑलवेज द केस कि वहां पे प्रोग्राम को टर्मिनेट ही करा दिया जाए, रादर अगर आप कंटिन्यू कराना चाहते हो दैट कुड ऑल्सो बी पॉसिबल, ठीक है। बट वो आगे चल करके देखेंगे ब्रेक, कंटिन्यू या फिर अगेन लूप लगा करके कैसे बना सकते हैं। तो अभी तो लूप हम लोग पढ़े नहीं है तो हम उसको थोड़ा इग्नोर कर रहे हैं, अभी सिंपल सा स्टेटमेंट्स के बारे में देखेंगे। तो ये सबसे बेसिक सा एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं, तो एक बहुत बेसिक सा एक क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। लेट्स से हम लोग को बोला गया कि राइट, पूरा लिखेंगे, राइट अ मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम to ask the user to select an option to see the area of square। स्क्रीन शो नहीं हो रहा है। स्क्रीन शो नहीं हो रहा है, मेरे में तो दिखाई दे रहा है। मैम स्क्रीन विजिबल है क्या? अंकित एक बार दोबारा से लॉगिन करो, रीजॉइन करके देखो।
एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। और ठीक है, दो ही ऑप्शन रखते हैं, दो से भी हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये हमारे पास प्रोग्राम रहा है, क्वेश्चन है, ठीक है। दो ऑप्शन यहाँ पे बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पे दो ही चीज पूछा गया, या तो एरिया ऑफ स्क्वायर देखना चाहता है या एरिया ऑफ रेक्टेंगल देखना चाहता है। तो वी नीड टू क्रिएट अ प्रोग्राम जहाँ पे वो ऑप्शन उसको चूज करने का मौका मिले, और जो ऑप्शन वो सिलेक्ट कर रहा है उसके बेसिस पे पर्टिकुलर एरिया या तो स्क्वायर का या रेक्टेंगल का जो भी डिमांड किया है वो दिखाई देना चाहिए। तो इसको हम स्टार्ट कैसे करते हैं, हाँ, कुछ वेरिएबल्स हम पहले डिक्लेयर कर लेते हैं, इम्पोर्ट तो किया हुआ है ही, इंट टाइप का, इंट चॉइस ले लेते हैं, ठीक है। देन लेंथ, विड्थ एंड साइड, then we have AOS, area of square, and then we have AOR, area of rectangle। सबको हम int में ले लेंगे just to ease out the process, ठीक है। ये हो गया, इतना वेरिएबल में आई बिलीव तो कि काम हो जाएगा। जल्दी से हम लोग यहाँ पे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, स्कैनर ओबी इक्वल न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, तो यूजर्स को पहले बताना पड़ेगा भाई हम लोग क्या क्या ऑप्शन दे रहे हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट println press 1 to calculate the area of square, press 2 to calculate, compute जो लिखना है, compute the area of rectangle, ठीक है। ये हमने ऑप्शन उसको बता दिया कि भाई 1 प्रेस करने से क्या कैलकुलेट करने मिलेगा, 2 प्रेस करने से क्या मिलेगा। अगर कुछ 3-4 और ऑप्शन होते तो हम लोग 3-4 भी वैसे रख सकते थे। अब यूजर से हम चॉइस मांग रहे हैं, ठीक है ना, चॉइस इक्वल ओबी डॉट नेक्स्ट इंट, ये यूजर से इनपुट करवा रहे हैं तो नेक्स्ट इंट फंक्शन लेंगे, स्कैनर क्लास के थ्रू इनपुट ले रहे हैं इसलिए। इसके बारे में भी लोग क्लास कर चुके हैं कि नेक्स्ट इंट फंक्शन क्या है। स्कैनर क्लास के बारे में अगर थोड़ा जानकारी रखिएगा तो ये पता चल जाए कि ये काम किया गया। बेसिकली यूजर से इनपुट लेने के लिए रन टाइम पे हम लोग या तो स्कैनर क्लास या बफर रीडर क्लास से यूज करते हैं। स्कैनर क्लास के थ्रू इनपुट कराने के लिए हम लोग ऊपर पहले ये लाइन लिखना पड़ता है, इम्पोर्ट वाला। स्कैनर क्लास एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, तो इस लाइन में स्कैनर द क्लास, ओबी इज द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की सहारे से वो नेक्स्ट इंट फंक्शन को कॉल किया गया। बिकॉज चॉइस जो था मेरा वेरिएबल वो भी इंट टाइप का था, दैट्स व्हाई नेक्स्ट इंट लिखे। अगर चॉइस या कोई वेरिएबल का डेटा टाइप फ्लोट होता तो नेक्स्ट फ्लोट लिखते, अगर कोई वेरिएबल का डेटा टाइप अगर डबल टाइप का होता तो वहां पे नेक्स्ट डबल लिखते, एंड सो ऑन। इसने तो चॉइस बता दिया, जैसे उसने चॉइस बताया हम स्विच इनपुट कर लेंगे, स्विच चॉइस, ठीक है ना। यहाँ से स्विच का काम स्टार्ट हुआ। तो हम अब केसेस बनेंगे ना, कितने केसेस बनेंगे, तो यहाँ पे दो ही केस बनेंगे, एक स्क्वायर के लिए और एक रेक्टेंगल के लिए। केस 1 कोलोन, ठीक है, केस 1 कोलोन। केस 1 के अंदर जब हम आ रहे हैं तो एरिया ऑफ क्या चाहिए हम लोगों को, एरिया ऑफ स्क्वायर चाहिए। स्क्वायर के लिए हम लोगों को पहले साइड इनपुट कराना पड़ेगा, तो यूजर को पहले बोलेंगे सिस्टम डॉट
out dot println input the side, ठीक है, and s equals ob dot next int function। जैसे उसने साइड इनपुट कर दिया, हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो ए ओ एस एरिया स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, फॉर्मूला पता होना चाहिए, साइड इंटू साइड, और प्रिंट भी कर लेंगे इसी के अंदर, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस एओएस, ठीक है ना। इस तरह से प्रिंट कर दिए, और सबसे लास्ट में जो बात है वो है ब्रेक। दिस इज हाउ अ सिंगल केस शुड लुक लाइक, ठीक है। हम बहुत सारा जैसे दोबारा लिख के नहीं करेंगे, हम क्या कर रहे हैं, इसको सिंपली कॉपी पेस्ट कर देना चाह रहे हैं ताकि हम लोग कुछ समय बच सके। केस 1 की जगह केस 2, ठीक है, इनपुट द साइड की जगह इनपुट द लेंथ एंड विड्थ, GTH लेंथ एंड विड्थ, ठीक है। L equals OB dot next int function and width equals OB dot next int function। दो चीज इनपुट कराने को, दो चीज इनपुट करा दिए, देन AO S की जगह AO आएगा रेक्टेंगल, length into width and then area of rectangle is plus AOR, that's it, ठीक है। दो टॉपिक के बारे में बोला था, दोनों का केस तो बना लिए, एंड मोस्ट लाइकली सब कुछ सही रहा तो रन भी कर जाएगा। बट अगर वन या टू के अलावा यूजर ने कुछ और इनपुट कर दिया, 3, 7, 5, 6, तो क्या होगा, तो वहां पे हमको डिफॉल्ट देना पड़ेगा। डिफॉल्ट के अंदर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट रहता है, मल्टीपल भी रख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन सिर्फ हम लोग इसको यूजुअली सिंगल स्टेटमेंट से बताते हैं कि यह सिलेक्टेड इनकरेक्ट इनपुट वैल्यू, ठीक है ना, इनकरेक्ट इनपुट वैल्यू, दैट्स इट। इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। डिफॉल्ट पे कोई ब्रेक देने का जरूरत नहीं है, ठीक है। लास्ट पार्ट रहता है, उसके बाद टर्मिनेट ही कर जाता है। एक बार रन करके देख लेते हैं, देन डिस्कस करेंगे कुछ और बात है तो। क्या हो गया इसमें, लाइन नंबर 7 में, कौन फील्ड, एक मिनट कंपाइलर पे रन करके देख लेते हैं।
एक दूसरे कंपाइलर पे टेस्ट कर ले रहे हैं, मेरे कुछ कंपाइलर पे इशू आ गया। अपने कोड को दूसरे कंपाइलर में पोस्ट किए। यहाँ पे ठीक रन कर रहा है अभी। तो जैसे हम लोगों ने बनाया था वो ऑप्शन हम लोग को दे दिया है, आई होप सो विजिबल होगा। ओके, सेकंड वाइज विंडो, प्रेस 1 टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ स्क्वायर, प्रेस 2 टू कंप्यूट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। दोनों ऑप्शन हमको बता दिया कि 1 और 2 में क्या होना है। लेट्स से आई प्रेस 1, ठीक है ना, इसका मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर कंप्यूट करना चाह रहे हैं, तो इनपुट द साइड, आई विल गिव द आंसर एज 12, तो 144, हाँ एरिया ऑफ स्क्वायर इज 144, करेक्ट दे रहा है। ठीक है, प्रोग्राम टर्मिनेट कर गया, हमको उसके बियॉन्ड कुछ पूछा भी नहीं। तो समझने वाली बात ये है कि हम जो चॉइस सेलेक्ट कर रहे हैं, जो चॉइस में वैल्यू डाल रहे हैं, वो स्विच अपने स्ट्रक्चर में डालता है उसको एक्सप्रेशन में, और उस चॉइस वैल्यू को मेरे केस वैल्यू के साथ मैच करा रहा है। अगर किसी भी केस वैल्यू के साथ मेरा चॉइस मैच कर रहा है तो उस केस वैल्यू को या उस केस की बॉडी को वो एग्जीक्यूट करा देगा कंपाइलर। और जैसे ही मेरा कोई एक पर्टिकुलर केस एग्जीक्यूट हो जा रहा है, उसके अंत में जैसे ब्रेक लगा हो, तो ब्रेक क्या कर रहा है, एंटायर स्ट्रक्चर से हम लोग को बाहर निकाल दे रहा है। अगर हम इस ब्रेक को हटा देंगे तो एक क्या बन जाएगा कि वो केस 1 को एग्जीक्यूट करने के बाद, ये जो भी केस सही था उसको एग्जीक्यूट करने के बाद उसके नीचे जितने भी केसेस थे उन सभी को एग्जीक्यूट कर देगा। हालांकि हम लोग का समझ क्या बोल रहा है कि एक स्विच के अंदर एक ही केस सही हो सकता है या होना चाहिए। लिटरली आई कैन नॉट और नोबडी शुड प्रिंट मल्टीपल केसेस फॉर सिंगल इनपुट। एक सिंगल इनपुट दे रहा है तो केस वैल्यू किसी केस वैल्यू के साथ मैच होना चाहिए, और जिस केस वैल्यू के साथ मैच हो रहा है सिर्फ वही वाला सही है और उसको ही सिर्फ प्रिंट होना चाहिए। इसको दोबारा रन करते हैं और फिर हम लोग नया वैल्यू डालते हैं, 2 डालते हैं, है ना। तो 2 पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल कंप्यूट है, तो लेंथ एंड विड्थ मांगेगा। लेट्स से आई गिव अगेन 12 एंड आई गिव 6, 72, सही शो कर रहा है। What will happen if we run again and instead of giving 1 or 2 we give let's say another value, let's say 6। तो मेरे पास तो सिर्फ 2 ही केस बना है ना, केस 1 और केस 2। 6 नाम से या 6 वैल्यू के हिसाब से कोई केस तो बना हुआ नहीं है, तो इन दैट केस क्या करो, केस वैल्यू को मैच करेगा। अभी केस 1 नहीं मैच किया, केस 2 नहीं मैच किया, मेरे पास और केसेस नहीं, तो डिफॉल्ट में ले जाएगा हम लोग को, ठीक है ना। इनकरेक्ट इनपुट वैल्यू, so whatever statement we write inside the default will only get executed when the incorrect case value is entered by the user। जब तक आप करेक्ट वैल्यू दोगे डिफॉल्ट एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। और ये जो ब्रेक वाला हम बात बताई कि कॉन्सेप्ट, अगर ब्रेक हटा देते हैं, व्हाट इफ वी रिमूव ब्रेक वैल्यू, ठीक है ना, तो वहाँ पे क्या होगा, दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज फॉल थ्रू। इफ यू हैव अ पेन एंड पेपर काइंडली मेक नोट ऑफ इट। दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज फॉल थ्रू। क्या है फॉल थ्रू? एक ऐसा सिनेरियो जहाँ पे लोग केसेस के एंड में ब्रेक लगाना भूल जाते हैं या नहीं देते हैं। तो क्या होता है, करेक्ट केस वैल्यू को मैच करके एग्जीक्यूट करने के बाद उसके नीचे जितनी भी केस वैल्यूज रह जाते हैं इंक्लूडिंग द ब्रेक ऑल्सो, वो सभी एग्जीक्यूट करा दिए जाएंगे। ठीक है ना, मान लिया जाता है कि सभी स्टेटमेंट जो उसके बाद मिल रहे हैं सभी केस 1 या करेक्ट केस वैल्यू के हिस्सा ही है बॉडी में ही। इट डज नॉट
डिफरेंशिएट बिटवीन द लाइन, जब तक कि उसमें ब्रेक नहीं लगाया जाए। ठीक है, तो दिस इज हाउ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ स्विच वर्क। इसको हम लोग चाहे तो और कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ नेस्टेड स्विच। नेस्टेड स्विच में क्या होता है, स्विच के अंदर हम लोग केसेस चला रहे हैं, देन अगेन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक केस के अंदर अगेन एक नया टाइप का स्विच बनाया जा सकता है। इसका क्वेश्चन ही अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड रहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा अगर समझने की कोशिश करें देन प्लान कर सकते हैं या मैप कर सकते हैं कि इसका आंसर किस तरह का दिखना चाहिए। एक तरह का एल्गोरिदम जैसा ही पार्ट बन के रह जाता है, इसमें हम कहीं पुट डाउन करते हैं। ठीक है, एंड अगेन जो लोग क्लास आज अटेंड नहीं भी कर पा रहे हैं उनके लिए भी एक तरह का टारगेट रहेगा, एक तरह का असाइनमेंट रहेगा कि इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें जो नेस्टेड स्विच का कॉन्सेप्ट आ रहा है। एक रियल लाइफ सिनेरियो को देखते हैं। ठीक है ना, 12th का एग्जाम होता है, बोर्ड एग्जाम सभी बच्चे दे रहे हैं। देने के बाद उनका एक एम्बिशन रहता है कि कुछ लोग मेडिकल लाइन में पढ़ना चाहते हैं, कुछ लोग मैथ्स लेकर के इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, कुछ कॉमर्स लेकर के ग्रेजुएशन करना चाहते हैं। सबका अपना अपना फील्ड कुछ प्लानिंग में रहते हैं, कुछ एम्बिशियस वैसे रहते हैं। हम लोग 3 ऑप्शन सेलेक्ट करके चल रहे हैं। If a user after putting his or her marks of +2, let's say math, science, इंग्लिश, कंप्यूटर्स या ऐसे करके हम लोग 3-4 सब्जेक्ट का मार्क्स लेते हैं। ठीक है, उसके बेसिस पे एवरेज मार्क्स कंप्यूट होता है और यूजर से मांगा जाता है सिलेक्ट योर ऑप्शन, आप कौन सा स्ट्रीम सेलेक्ट करना चाहते हो। तो पहला है मेडिकल लाइन। ठीक है, दूसरा है हमारे पास इंजीनियरिंग, ठीक है, और तीसरा जो है हमारे पास है कॉमर्स। तो यहाँ तो सेफ दिखाई दे रहा है कि +1 फॉर सिलेक्टिंग मेडिकल, +2 फॉर सिलेक्टिंग इंजीनियरिंग एंड +3 फॉर सिलेक्टिंग कॉमर्स। ओके, नाउ आपने सिलेक्ट करना चाहा इनमें से कोई एक ऑप्शन, लेकिन आप उस ऑप्शन को तभी अचीव कर पाओगे, ऐसा तो नहीं होता ना कि भाई जिसका 49% आया वो भी मेडिकल में चला जा रहा है, जिसका 32% आ रहा है वो भी मेडिकल में चला जा रहा है, जिसका 12% आ रहा है वो भी इंजीनियरिंग में चला जा रहा है। तो कुछ हम लोग रूल्स बना करके रखे हैं कि लेट्स से कि मेडिकल स्ट्रीम अगर आपको सेलेक्ट करना है तो आपका जो एवरेज मार्क्स है, लेट्स टेक एन अजम्पशन, आपका एवरेज मार्क्स जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 90%। बस हम लोग सोच रहे हैं ऐसा, देखिए एक रेंज, तो योर एवरेज मार्क्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 90%, तब जाकर के आप एलिजिबल हो कि आप मेडिकल के लिए अप्लाई कर सकते हो, सिर्फ एलिजिबल हो। सिमिलरली इंजीनियरिंग के लिए भी रख सकते हैं लोग, तो ऐसे रख सकते हैं मेडिकल के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 90%। सिमिलरली इंजीनियरिंग के लिए बोल रहा है शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू लेट्स से 75%, हाँ इजी रखते हैं 75%। एंड कॉमर्स के लिए एवरेज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 60%। अब इसको लोग पढ़ेंगे कैसे? ठीक है, बहुत लेंदी प्रॉब्लम है, इसको समझा देना ही अपने आप में एक अचीवमेंट रहता है। तो बेसिकली अगर आपका मार्क्स 60, एवरेज मार्क्स 60 या उसके ऊपर जहां तक जा सके अगर गया है, आपका मन है कॉमर्स पढ़ने का, आप एलिजिबल हो, सिलेक्ट नहीं हो, आप एलिजिबल हो, सिलेक्शन क्राइटेरिया हो सकता कुछ और रहे। सिमिलरली अगर आपका मार्क्स 42, 59 ऐसे कुछ आता है तो आप कॉमर्स के लिए तो एलिजिबल नहीं हो। ठीक है ना, कॉमर्स के लिए एलिजिबल नहीं। नेक्स्ट क्या है, अगर आपका मार्क्स
आई थिंक मेरा कोड विंडो विजिबल नहीं है। जस्ट होल्ड ऑन। ओके, सो वी आर बैक ऑनलाइन। ठीक है, तो सिमिलरली अगर आपका मार्क्स है, जो एवरेज मार्क्स है वो अगर 75, 80, 90 कुछ भी ऐसा रहता है तो आप इंजीनियरिंग के लिए एलिजिबल होते हो। इट्स अप टू यू कि आप इंजीनियरिंग लेना चाहो या नहीं नहीं लेना चाहो। ठीक है ना। और मेडिकल अगर आपको चाहिए है तो आपका एवरेज मार्क्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 90 एंड बियॉन्ड अगर रहेगा तो मेडिकल आपको आप ऑप्ट कर सकते हो। इमेजिन मेरा 82% है तो हम इंजीनियरिंग और कॉमर्स के लिए तो एलिजिबल है लेकिन हम मेडिकल के लिए एलिजिबल नहीं है। सिमिलरली अगर मेरा एवरेज मार्क्स अगर लेट्स से 72, 73, 74 है तो हम कॉमर्स के लिए तो एलिजिबल है लेकिन इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए एलिजिबल नहीं है। ओके, तो लेट्स से कि अगर मेरा एवरेज मार्क्स आया है 93 तो हम सेलेक्ट कर रहे हैं वन मेडिकल तो एलिजिबल है, इसके अंदर आ गए। बात यहाँ तक खत्म नहीं होती है, अब कॉम्प्लिकेशंस क्या आता है। यहाँ तक तो नॉर्मल स्विच से बन जाता। अब नर्सिंग कैसे होगा? इनसाइड मेडिकल अगेन वी हैव ऑप्शन, लेट्स से एमबीबीएस। भाई आप एमबीबीएस करना चाहते हो, ठीक है, जनरल फिजिशियन वाला कोर्स, या फिर आप बीडीएस लेके पढ़ना चाहते हो, डेंटिस्ट का कोर्स। ठीक है, एक जस्ट रेफरेंस के लिए लोग ले रहे हैं। अगेन सेलेक्ट करो। तो अगर आप एमबीबीएस सेलेक्ट करना चाहते हो तो आपका एवरेज मार्क्स जो है दैट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 95%। देखो क्या हुआ, तो मेडिकल ऑप्ट करना चाहते हो, एवरेज मार्क्स जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 90 रखना पड़ेगा। ठीक है, आया था, एलिजिबल हुए। अगेन एमबीबीएस सेलेक्ट करना है तो आपका एवरेज मार्क्स 95 से भी ऊपर होना चाहिए। तो मेयरली स्कोरिंग मोर देन 90% इज नॉट सफिशिएंट इनफ, दैट शुड आल्सो बी ग्रेटर देन इक्वल टू 95, तब आप एमबीबीएस पाओगे। ठीक है ना, तब आप एमबीबीएस के लिए एलिजिबल हो गए। अदरवाइज बीडीएस अगर आपको जाना है तो आपका जो है 90% से अबव। तो लेट्स से मेरा 93% था जैसा लोगों ने सोचा, आई एम एलिजिबल फॉर मेडिकल। तो इनसाइड मेडिकल इफ आई एम ट्राइंग टू ऑप्ट फॉर एमबीबीएस आई वोंट बी सिलेक्टेड बिकॉज वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है। सो अगर मेडिकल के अंदर अगर 93% लेकर के जा रहे हैं, आई एम ओनली हैविंग वन ऑप्शन दैट इज टू सेलेक्ट बीडीएस। ठीक है, ये हम लोग अपने से हाइपोथेटिकल ऐसा वैल्यूज दे रहे हैं। सिमिलरली इंजीनियरिंग के अंदर भी जैसे दो क्राइटेरिया लोग डालते हैं। एक पहले सीएससी का डिमांड डाला है तो सीएससी ले लेते हैं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो आपका एवरेज मार्क्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 85 कर देते हैं, है ना। 85% से बोला तब सीएससी कंप्यूटर साइंस मिलेगा, अदरवाइज ठीक है
मैकेनिकल इंजीनियरिंग शॉर्ट में लिखते हैं, इसमें आपका एवरेज जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 75 भी लाओगे तो चलेगा। लेकिन कॉमर्स में भी कुछ होगा इस तरह से, लेट्स से वन ऑप्शन में लोग सेलेक्ट करते हैं बी कॉम, ठीक है, बी कॉम, या फिर सेकेंड ऑप्शन जो होगा हमारा लेट्स से बीबीए, बीबीए, ठीक है ना, मे बी ऑर्डर आगे नीचे करें, खैर वो हम लोग का मैटर नहीं है। बीकॉम करना है तो योर एवरेज शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू लेट्स से 70%, तो नॉर्मल बीबीए करना है इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 60%, तो आप एलिजिबल हो। तो यू हैव टू क्रिएट अ मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम, मतलब स्विच स्टेटमेंट की मदद से एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें ये पूरा मैपिंग दिखाई देने लगे। आप यूजर को पहले चॉइस दो 1 2 एंड 3 टू सेलेक्ट मेडिकल, इंजीनियरिंग एंड कॉमर्स, बट इससे पहले क्या होगा, आपको यूजर से लेट से 3-4 सब्जेक्ट का मार्क्स इनपुट करवाना पड़ेगा, या तो मैथ, साइंस, इंग्लिश, कंप्यूटर, ये 4 सब्जेक्ट इनपुट करा लें। ओके, जस्ट टेक अ रेफरेंस कि लोग 4 सब्जेक्ट का मार्क्स इनपुट करा रहे हैं। इनपुट कराने के बाद उसे एक एवरेज मार्क्स कंप्यूट कर रहे हैं और फिर यूजर से पूछ रहे हैं कि भाई 1 प्रेस करो मेडिकल के लिए, 2 प्रेस करो इंजीनियरिंग के लिए, 3 प्रेस करो कॉमर्स के लिए, कौन सा सेलेक्ट करना चाहते हो बता दो। तो अगर वो 1 सेलेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो वहां पे हम लोग उसका एवरेज मार्क्स के बेसिस पे बता रहे हैं कि भाई तुम एलिजिबल हो या नहीं। अगर एलिजिबल तब बताएंगे उसको कि भाई 1 प्रेस करोगे तो एमबीबीएस सेलेक्ट कर सकते हो, 2 प्रेस करोगे तो बीडीएस सेलेक्ट कर सकते हो। अगर उसने जो सेलेक्ट किया है वहां पे भी अगर उसका फुलफिल हो रहा क्राइटेरिया तो एलिजिबल है, अदरवाइज विल प्रिंट इट इज नॉट, ही और शी इज नॉट अवेलेबल एलिजिबल। सेम थिंग हैज टू बी रिपीटेड फॉर बीडीएस आल्सो। 90% से ज्यादा है तो एलिजिबल हो बीडीएस के लिए, अदरवाइज नहीं हो, ठीक है ना। तो ये बहुत लेंदी टास्क है। आप 3 सब्जेक्ट या 3 डिपार्टमेंट के लिए नहीं बना सकते, पहले 2 डिपार्टमेंट के लिए बना लो, मेडिकल एंड इंजीनियरिंग, दोनों में तो डिवीजन भी दिखाई दे रहा है। तो उस तरह से हम लोग को एक सेंस मिल जाएगा कि नेस्टेड स्विच का प्रोग्राम किस तरह से बन रहा है। कॉम्प्लिकेटेड है, इट विल टेक सम स्पेशल एफर्ट कि कंटिन्यूअस बैठे, इफ यू लीव द प्रोग्राम मिडवे और सोचो कि कल सुबह कंटिन्यू करेंगे, यू माइट नॉट बी इन द करेक्ट फ्रेम ऑफ माइंड। आपने क्या सोच के वेरिएबल लिया था, आपने क्या सोच के वहां तक कोड लिखे थे, वो आपको याद नहीं हो सकता है। फिर से इरेज करके फिर से लिखना या उस कोड को समझ करके आगे एक्सटेंड करना, दैट मे लीड टू कॉम्प्लिकेशन। इसलिए 2 घंटा लगता है, 2 घंटा लगा करके बना लेना है, आधे घंटे में बनता है, आधे घंटे में बना लेना है। तो दिस इज हाउ द एंटायर स्विच कॉन्सेप्ट वर्क्स, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर कहीं से बन पाए तो ठीक है, अदरवाइज आई विल आल्सो ट्राई टू ब्रिंग आउट दिस सॉल्यूशन। तो कंडीशनल्स में हम लोग का कॉन्सेप्ट जो है इस तरह से, ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जितने ऑप्शंस होते हैं उस हिसाब से हम लोग कंडीशंस को पुट डाउन करते हैं, ठीक है। कई बार मल्टीपल कंडीशन सेटिस्फाई होने से एक बात पूरा होता है, कई बार सिंगल स्टेटमेंट के ट्रू होने से ही एक काम को किया जा सकता है, ये बात भी हम लोगों ने देखा। नाउ आई वुड लाइक टू कंक्लूड टुडेज क्लास विद द कॉन्सेप्ट ऑफ लूपिंग, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ लूपिंग। क्या है ये लूपिंग, चलिए नीचे से देखते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ लूपिंग, एक रूम इमेजिन करते हैं, एक रूम में जैसे 50 प्लास्टिक चेयर्स आर केप्ट, ठीक है ना। तो किसी ने आपको बुला करके बोला कि एक एक चेयर उठा करके ना वो दूसरे खाली रूम में या हॉल जो भी है वहां पे रख दो। यू स्टार्ट विथ फर्स्ट चेयर, you pick up first chair, you take it and keep it in the next room. You come back to the first room, you pick up the second chair and you carry it and put it in the second room and you continue this process. तो कितनी देर तक प्रोसेस किए, कितने टाइम तक ये प्रोसेस चलेगा, जितना चेयर उतना ही टाइम चलेगा, है ना, जितना चेयर उतना ही टाइम चलेगा।
वो बात अलग है कि आपके मन में आए कि मैं 2 चेयर एक साथ लेके चला जाऊं, आपके अंदर अगर काबिलियत है आप 4 चेयर एक साथ उठा करके लेके जा सकते हो, बट एक रूल की जैसा बोल दिया गया है कि एक बार में एक ही चेयर उठा करके लेके जाना, भारी है या महंगा है जो भी रीजन हो, आप एक बार में एक ही चेयर उठा करके लेके जाओगे, तब तो जितना चेयर है उतनी ही बार हम उस काम को करेंगे। तो अगर 50 चेयर है तो हम 50 टाइम्स उस वर्क को कर रहे हैं, तो 50 टाइम्स तो कर रहे हैं, लेकिन हिसाब कहाँ रख रहे हैं, कोई हिसाब भी तो रखना पड़ेगा ना। यहाँ तो चलो ठीक है, इंसान देख करके बोलता है कि हाँ सारा चेयर खत्म तो मेरा काम खत्म, बट अगर जैसे 120 चेयर रखा हुआ था, उसमें से बोला गया 50 चेयर उठा करके उस रूम में एग्जैक्टली 50 होने चाहिए, तब तो वो काउंट रखना पड़ेगा ना, 50 हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो वो काउंट रखना पड़ेगा 50 हुआ कि नहीं हुआ। एक बार काम करके तो 1 चेयर, दूसरी बार गए तो 2 चेयर, 3, तीसरी बार गए, चौथी बार गए, 50वीं बार जब गए तो 50 चेयर हो गया, काम रोक दिए हैं, कंटिन्यू नहीं करना है। एक काम को आप बार 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 कर रहे, एक स्टार्टिंग पॉइंट से एक एंड पॉइंट तक आपको ये काम करना है, और हर बार एक वैल्यू चेंज हो रहा है, जहां से उठा करके लेके जा रहे हैं वहां वैल्यू घट रहा है, जिस तरफ ले जा करके रख रहे हैं वहां वैल्यू बढ़ रहा है। जब हम स्टार्ट किए तो पहले रूम में 50 चेयर थे, दूसरे रूम में 0 चेयर, लेकिन जब पूरे एंड कर लिए तो फर्स्ट रूम में 0 चेयर बचे एंड दूसरे रूम में 50 चेयर हो गए। हम लोग को वो चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि स्टार्ट कहाँ से कि एंड कहाँ तक करना है, और ये स्टार्ट और एंड के बीच में रिलेशन क्या है, बढ़ रहा है, घट रहा है, इंक्रीज करते हुए जाना, डिक्रीज करते हुए जाना। अगेन इंक्रीज या डिक्रीज जो भी हो रहा है वैल्यू चेंज, वो किस फैक्टर पे हो रहा है, +1 का हो रहा है, -1 का हो रहा है, +2 का हो रहा है, -2 का हो रहा है, इंटू 10 का हो रहा है, इंटू 5 का हो रहा है, इंटू 2 का हो रहा है, ठीक है, इस तरह से। तो ये आइटरेटिव या लूप का कॉन्सेप्ट है। लूप में हम लोग इस तरह के प्रोग्राम्स को सॉल्व करते हैं जहाँ पे एक काम को मल्टीपल टाइम्स करना है, ठीक है, या तो इंक्रीमेंटल वे में, डिक्रीमेंटल वे में। इसमें हम लोग को 3 कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। अगेन these things are almost exactly similar to what we have studied or you might have studied in previous language, let's say C and C++. While do while, the third one is for loop. So from next class I expect कि आपको थोड़ा लूप्स के कॉन्सेप्ट को देखते हुए आइए, नेक्स्ट क्लास में लोग लूप स्टार्ट करेंगे और इनका सिंटैक्स देखते हुए। लूप में थोड़ा सा टाइम चला जाएगा हो सकता है, क्योंकि हम लोग लूप 3 तरह का, एक तो इनमें डिफरेंसेस समझना पड़ेगा, कौन सा लूप कहाँ पे बेहतर इक्विप्ड होकर के आता है, कौन से प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कौन से टाइप का लूप यूज करना ज्यादा बेहतर है, इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे। एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एसोसिएटेड विद लूप्स, तो उसमें से एक सैंपल लेकर करके आई थिंक 2 to 3 क्लास लगने वाला है, जिसमें जहाँ पे लोग लूप चलाएंगे, तो लूप खत्म होते फिर लोग फंक्शन एंड अरे के कॉन्सेप्ट पे आएंगे, ठीक है। थैंक यू फ्रॉम माय साइड।